हेलो एवरीवन, कृषि में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले पिछले वीडियो के क्वेश्चंस को करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिया था, शिक्षार्थी को गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति का संभावित संकेतक है। इसमें बताना था कि शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, विजुअल। ठीक है, चाक्षुष स्मृति यानी विजुअल मेमोरी का संभावित संकेतक है, ये बताना था। तो ऑप्शंस क्या थे? गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई होती है, या फिर एक क्रम में गणना करने में कठिनाई होती है, या छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई होती है। तो गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित जो विजुअल प्रॉब्लम है, मेमोरी से प्रॉब्लम है, उसका क्या संकेतक हो सकता था? इसका आंसर पहला नंबर हो जाएगा, गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई होती है इसके कारण। ठीक है, यानी पहले का आंसर हो जाएगा, पहला ही नंबर हुआ था, पहले का आंसर पहला नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शब्द की समस्याओं के समय राजन आमतौर पर पूछता है, क्या पूछता है? राजन एक स्टूडेंट है जो कि शब्द की समस्या है, यानी उसको वर्ड की थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इन मैथमेटिक्स। तो क्या पूछता है? क्या मुझे जोड़ना या घटाना चाहिए? क्या मुझे गुणा या विभाजित करना चाहिए? ये कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। इस तरह के सवाल क्या बताते हैं, इससे आप क्या समझते हैं? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखो ऑप्शंस। राजन कक्षा को परेशान करने के लिए अवसरों को ढूंढ रहा है, या फिर राजन को भाषा समझने में कठिनाई हो रही है, राजन में नंबर के संचालन की समझ का अभाव है, या फिर राजन जोड़ और गुणा नहीं कर पा रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मुझे जोड़ना या घटाना चाहिए, किसी क्वेश्चन दिया गया है, ये पूछ रहा है क्या मुझे जोड़ना या घटाना चाहिए, क्या मुझे गुणा या विभाजन करना चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसके आंसर्स को देखो और सोचो क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए? बी नंबर, राजन को उसको भाषा में प्रॉब्लम है। ठीक है, वो भाषा नहीं समझ पा रहा है कि उसे जोड़ना या घटाना चाहिए उस क्वेश्चंस में, या फिर उसे गुणा या विभाजित करना चाहिए। एक बार लिखा नहीं रहता है किसी क्वेश्चन में कि किसी इसका 5 का 50% निकालिए। अब यहाँ पे ये लैंग्वेज का क्या अनुसार क्या करना होगा, तो यहाँ पे गुणा करना होता है। तो यही इस प्रॉब्लम हो रही है शायद, तो इसीलिए वो पूछ रहा है, यानी उसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे का ना होकर मल्टीप्लाई अगर डायरेक्ट दिया होता तो वह समझ जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। एक शिक्षिका, एक टीचर हैं जो कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। ठीक है, वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। ठीक है, सबसे पहले तो आकृति के परिमाप के बारे में पूछ रही हैं और फिर उसको अपने शब्दों में बताने के लिए भी कह रही हैं। शैलजा समस्या का सही हल करने में तो सक्षम है, लेकिन परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। जो स्टूडेंट यानी शैलजा है, वो क्वेश्चंस को तो हल कर रही है, लेकिन वह उसको बता नहीं पा रही है कि वह किस तरह से हल किया या फिर उसको कैसे उसने किया। तो यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। उसके तो इस कारण ये जो शैलजा की विशेषता है उसमें क्या प्रदर्शित हो रहा है? पहला देखो ऑप्शंस, परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता है, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता एंड यानी और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता दोनों शामिल है, या फिर निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता इसमें सम्मिलित होगा, या कम आत्मविश्वास स्तर और कम गणितीय कौशल सम्मिलित होगा। इसमें सबसे उपयुक्त आंसर कौन होगा? चूंकि वो गणित में सवालों को हल कर ले रही है, लेकिन सवालों को इस तरह से हल की या फिर हल करने के तरीकों को बता नहीं पाई, उसमें कौन सी प्रॉब्लम होगी? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर सोचो क्या होगा दिए गए ऑप्शंस में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। उसकी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है,
जबकि उसकी गणितीय प्रवणता में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी सी नंबर इसका सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन इससे डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, बस इसको समझने की जरूरत होती है। चलो बताते हैं क्या है। बीज गणित की एक कक्षा में, कक्षा ये 7 लिखा है, ठीक है। कक्षा 7 के विद्यार्थी द्वारा सामान्य रूप से की गई गलतियां हैं। कुछ गलतियां दिया गया है। जो कक्षा एक 7 का स्टूडेंट है वो बीज गणित से रिलेटेड टॉपिक में कर रहा है वो गलतियां, ठीक है। तो क्या गलतियां हैं? गलतियां का प्रकार एक देखो, 2x माइनस 1 एक्स के बराबर है, यानी वो इसको 2x माइनस 1 इक्वल टू एक्स लिख रहा है, जब x इक्वल टू 5 और 2x का मान 25 है, ठीक है। सेकेंड प्रकार। और थर्ड क्या है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर नीचे लिखा है, वाई स्क्वायर। विद्यार्थियों की समस्या को अच्छी तरह समझने के लिए निम्न में से किसकी समझ आवश्यक है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की 3 प्रॉब्लम दी गई हैं, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3। इसमें से ये इसके बराबर है, और x इक्वल टू 5 तब 2x का मान 25 और x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह की समस्याओं को समझने के लिए निम्न में से किस प्रकार की समझ की आवश्यकता होती है? नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, देखो ऑप्शंस। पियाजे का आत्मसातीकरण और समायोजन। आत्मसातीकरण मतलब एसिमिलेशंस को बोलते हैं इंग्लिश में। तो पियाजे का आत्मसातीकरण और समायोजन, या समायोजन यानी एकोमोडेशन। थोड़ा सा मैथ की पेडागोजी में लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कुछ अटपटे लैंग्वेज होती है, उसको इंग्लिश से कोरिलेट कर सकते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ये आएगा ये प्रॉब्लम, या फिर गेस्टाल्ट का साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा, या बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर वो सोचो क्या होगा। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स दी रहती हैं और उसका क्या आंसर हो सकता है सबसे उपयुक्त। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है। छात्रों की समस्याओं को बेहतर रूप से समझने के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी को समझने की आवश्यकता होती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर इन तीनों में ब्लूम टैक्सोनॉमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह अक्सर पाया जाता है, क्वेश्चन दिया है कि यह अक्सर पाया जाता है, क्या पाया जाता है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी शब्द समस्याओं को समझने में कठिन अनुभव करते हैं। प्राइमरी लेवल पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो समस्याओं को समझने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। इस समस्या को सबसे अच्छी तरह से किसके द्वारा, डाटा के द्वारा संबोधित किया जा सकता है। इसमें आपको बताना है कि जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट हैं वो समस्याओं को समझने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। शब्द समस्याओं को, शब्द का ध्यान रखना चाहिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम है उनको। तो इस समस्या को सबसे अच्छी तरह से संबोधित करने के लिए क्या कहा जा सकता है, उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? मातृभाषा में भी शब्द समस्याओं के परिचय देना चाहिए, या फिर अभ्यास के लिए बहुत सारी शब्द समस्याएं देकर के संबोधित किया जा सकता है, या फिर प्राथमिक गणित पाठ्यक्रम से शब्द समस्याओं को दूर करके, या फिर शिक्षार्थियों के को अर्थ के लिए शब्दकोश में देखने के लिए कहें। शब्दों के अर्थों को जानकारी प्राप्त करना है उनको, तो इसलिए वो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा चूज करना चाहिए उनको। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाना चाहिए पहला ही नंबर, मातृभाषा में भी शब्द समस्याओं के परिचय उपलब्ध होना, इससे वो आसानी कर हो सकते हैं। देखो, मातृभाषा में शब्द समस्याओं को प्रस्तुत करने के साथ साथ सबसे अच्छी तरह से संबोधित किया जा सकता है, क्योंकि गणित अधिगम का एक मुख्य उद्देश्य वास्तविक जीवन की समस्याओं को गणितीय समस्याओं में बदलने की क्षमता विकसित करना होता है। इसलिए उनको ज्ञान की तकनीकों का उपयोग भी करना चाहिए इसमें, इसलिए मातृभाषा का उपयोग सबसे उपयुक्त होगा, यानी 5 का आंसर पहला होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन थोड़ा लंबी लंबी है लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। हम समझा भी रहे हैं, बाकी आप लोग वीडियो पॉज करके आसानी से पढ़ भी सकते हो। हामिदा अपने विद्यार्थियों, हामिदा एक टीचर है, हामिदा हो सकता है, जो कि अपने विद्यार्थियों को गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूप यानी नंबर पैटर्न्स का अवलोकन करने और
परिकल्पना बनाने के लिए देती हैं। ठीक है, समझा। एक टीचर्स हैं जो विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को समृद्ध यानी बेहतर बनाने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने के लिए देती हैं। ठीक है, वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती हैं। बोर्ड पर कुछ समस्याओं को लिखती है, नीचे दिया गया है, मैं बताता हूँ अभी। और विद्यार्थियों से कहती हैं कि वे इसका उत्तर लिखें। ये प्रॉब्लम्स देती हैं और उसका हल लिखने के लिए बोलती हैं। ठीक है, जैसे 21 भागे 7 इक्वल टू 2.1। ठीक है, भागे 0.7 इक्वल टू 0.21 भागे 0.07 इक्वल टू 0.021 भागे इक्वल टू 0.007। वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती हैं, ये जो प्रश्न का सेट दिया हुआ है उसके माध्यम से चाहती हैं कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सकें कि उसमें क्या अवलोकन कर सकते हैं विद्यार्थी। देखो, हामिदा एक टीचर हैं जो कि गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए सदा संख्या प्रतिरूप नंबर पैटर्न्स के क्वेश्चंस को देती हैं। ठीक है, और कुछ नंबर पैटर्न्स यहाँ पे दिया है, यही इससे बताना है कि इस नंबर पैटर्न्स के माध्यम से विद्यार्थी क्या क्या अवलोकन करना, विद्यार्थी क्या सीखते हैं। ठीक है, नीचे ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस को चलो देखते हैं। पहला, जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरे को 10 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल समान होता है। ठीक है, क्या ये समझते हैं इस पैटर्न से। या फिर जब एक भाजक की 10 से घटत यानी घटाना होता है और दूसरे की 10 के घात से बढ़त होती है तो गुणनफल समान रहता है। या फिर यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाते हैं तो भागफल भी 10 से घटता है। ये पैटर्न देख के आपको अनुमान लगाना है किस प्रकार की प्रॉब्लम है। आप लोग आसानी से पढ़ भी लो आराम से, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर्स को सोचो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सोच लिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नों के सेट के माध्यम से अमिता जो टीचर है वो चाहती हैं कि छात्र यह अवलोकन कर सकें कि भाजक और भाज्य दोनों में 10 की घात से बढ़ाने या घटाने पर गुणनफल वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये डिवीजन वाला दिया है ना 0.21 0.7, यहाँ पे अपान अगर करेंगे जैसे कि इसको देखो यहाँ पे 0.21 अपान 0.07। तो अगर इसको दशमलव को हटाना है तो नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 और जितने बाद दो संख्या है यानी 100 और इसमें ऊपर भी ऐसे कर देंगे 100। इसका भी दशमलव हट गया, इसका भी दशमलव हट गया और ये 100/100 हुआ तो ये दोनों कट गए यानी बचा 21/7। यानी यहाँ पे बेसिकली क्या सिखाया जा रहा है कि जो 10 की घात से बढ़ाया घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। भागफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 10 का गुणा ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में किया जा रहा है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वह कट जाएंगे आपस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर से हम बताएंगे। हालांकि आप लोग आसानी से इसको पढ़ लेना, मैं इसको फिर से वो कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके पढ़ना आसानी से, क्वेश्चन को समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ तो आप पढ़ने में आसानी हो जाएगी। इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ के तब फिर क्वेश्चन को आंसर देना। ठीक है, मैं बता दूँ क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, रेखीय समीकरण। ये भी क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो ध्यान रखना। क्वेश्चन 7 का देखो, रेखीय समीकरण 1, 2 और 3 दी गई है। ठीक है, ये कुछ रेखीय समीकरण दिए गए हैं, जैसे ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, एक छात्र समीकरण 3 हल करने में सक्षम नहीं है। एक छात्र जो है इस समीकरण को हल नहीं कर पा रहा है तो शिक्षार्थी को समझ में न आने की सबसे अधिक संभावना कठिनाई के किस क्षेत्र में होगी। ठीक है, तो उसमें उस जो समीकरण 3 को नहीं हल कर पा रहा है तो क्यों नहीं हल कर पा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा क्या कठिनाई होगी ये आपको बताना। ठीक है, तो समीकरण को देख लो, 6x + 2y = 1 और 4x + 3y = 1। ये तीसरा समीकरण दिया हुआ है।
इसको नहीं हल कर पा रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। विद्यार्थी में प्रॉब्लम होगी कि उन्हें हल करने के लिए दो समीकरणों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। जोड़ना घटाने में प्रॉब्लम जा रही है कि दो समीकरणों को प्रतिस्थापन की विधि द्वारा हल किया जा सकता है, प्रतिस्थापन मेथड उसको नहीं आ रहा है। या फिर रेखांकन का उपयोग कर समीकरण को हल करने की विधि, रेखांकन का उपयोग कर समीकरण को हल करने की मेथड से प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जो थर्ड में दोनों समीकरणों को उपयुक्त संख्या के साथ गुणा करके बदला जा सकता है, उसमें प्रॉब्लम जा रही है। तो संक्रिया थर्ड को जो करने में प्रॉब्लम जा रही है उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, नीचे चार आपको मैंने बता दिया, तो आप लोग इसके आंसर्स को सोचो। तो संक्रिया हल करने में सबसे पहले क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सोचो इसका आंसर। तो 7 का आंसर बी हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या होता है, दो समीकरणों में चर में से एक के गुणांक में ही है और छात्र समस्या को हल करने में सक्षम है। लेकिन तीसरे में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि दी गई समीकरणों में जब दोनों चरों के गुणांक अलग हैं, दोनों चरों के गुणांक अलग हैं, जैसे 6x+2y लिखा है, 6 और 2 दोनों अलग अलग है, तो छात्र इसे हल करने में सक्षम नहीं है या कंफ्यूजन हो सकता है उसमें। तो शायद छात्र को प्रतिस्थापन विधि जहाँ एक समीकरण से एक चर के मूल्य और एक और समीकरण में रखता है के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेन प्रॉब्लम यही जा सकती है कि इसका जो चर अलग अलग है, शायद प्रतिस्थापन करने में उसमें थोड़ा कठिनाई जा रही हो, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं इतनी लंबी, लेकिन देख सकते हो ऐसे आंसर, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन मतलब सीटेट में बहुत ही रेयर केस में पूछ सकते हैं। 7 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। हालांकि देख लेना चाहिए, देखने में क्या बुराई है। क्वेश्चन नंबर 8, एक शिक्षार्थी किसी विशेष आधार पर छांटने में, पैर को पहचानने में, संख्या और आकृतियों को सभी परिस्थितियों में जानना, समय बताना और मापना परेशानी दर्शाता है। देखो, एक शिक्षार्थी जो किसी विशेष आधार पर छांटने में, पैर को पहचानने में, संख्या और आकृतियों को सभी परिस्थितियों में जानना तथा समय बताना और मापन परेशानी दर्शाता है, ठीक है। उसको निम्न में से किस समस्या के साथ डिस्कैलकुलिया हो सकता है। ये कुछ प्रॉब्लम डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें आपको बताना है इतनी सारी जो समस्याएं बता रहा है उसमें कौन सी डिस्कैलकुलिया होगी। भाषा प्रयोग में प्रॉब्लम हो सकती है, दर्शन गत्यात्मक यानी मोटर स्किल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर दर्शन स्थानिक यानी स्पाशियल स्किल्स बोल सकते हो, स्थानिक कौशल, या फिर दरअसल स्मरण यानी याद करने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। या कौन सा प्रॉब्लम होगी जो इतने सारे प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सोचो। देखो, इसमें जो कठिनाइयां हैं, किसी विशेष आधार पर छांटना है, मतलब कोई बहुत सारी आकृतियां दी हैं, उसको ऐसे छांटना हो सकता है, जिसमें प्रॉब्लम जा रही है। पैर को पहचानने में किसी का पैर दिया है जैसे, या फिर गोट या फिर हैन मुर्गी, किसी का भी पैरों को पहचानने में प्रॉब्लम जा रही है। या फिर संख्या और आकृतियों को सभी परिस्थितियों में जानने में प्रॉब्लम जा रही है, संख्या की जो आकृतियां होती हैं इन परिस्थितियों पे भी प्रॉब्लम जा रही है। समय बताने में और मापन परेशानी, घड़ी को देख करके समय बताने में भी परेशानी जा रही है। मापन में उसको परेशानी जा रही है कि यह कितने डिग्री का कोण है। तो उसको किस प्रकार की समस्या हो सकती है, तो स्पाशियल, स्पाशियल जो है किससे रिलेट करता है, स्पाशियल डिस्कैलकुलिया से कह सकते हो। मतलब वो देख के चीज़ों को नहीं कर पा रहा है, छाँटने में असमर्थ है या कन्फ्यूजन है, या फिर उसमें ये डिसेबिलिटीज उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। समस्त शब्दावली और परिभाषाओं को रट कर याद करने पर बल देना चाहिए। देखो, कुछ स्टूडेंट्स को ज्यामितीय शब्दावली और उसके अर्थ समझने में कठिनाई हो रही है, उनकी सहायता के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ज्यामितीय प्रॉब्लम के लिए क्या करना चाहिए किसी टीचर्स को, समस्त शब्दावली और परिभाषाओं को रटकर याद करने पर बल देना चाहिए, ये तो कतई नहीं हो सकता है। अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे पहेली, वर्ग पहेली यानी क्रॉस वर्ड पजल्स,
जिक्सा पहेली याद बनाना और हल करना, क्या ये हो सकता है? सोचो। ज्यामितीय शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थियों की परीक्षा ले लेनी चाहिए, या फिर समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इन्हीं तीनों में से देखो ढूंढो कौन सा आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा जो ज्यामितीय प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इस प्रकार से अगर हम लोग एक्टिविटी कराएं क्रॉसवर्ड पजल्स, जिग्सा पहेली आदि के माध्यम से, तो ज्यामितीय चीज़ों को समझ सकता है कि ये मान लो किसी पहाड़ का हम लोगों को उसका मापन ज्ञात करना है, तो बेसिकली ऐसे एंगल वगैरह से करते हैं। और अगर पजल्स वगैरह या फिर पहेलियाँ वगैरह उनको दिया जा रहा है तो वो पहेलियों को सबसे पहले स्ट्रक्चर में बैठाना सीख जाएगा। स्ट्रक्चर में बैठाना सीख जाएगा तो वो समझ सकता है कि पहाड़ को किस तरह से नापा जा सकता है। तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम्स को हल कर पा रहा है तो ये सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। ज्यामिति में अगर प्रॉब्लम जा रही है तो हल करने के लिए जिक्सा पहेली, वर्ग पहेली, पजल्स, इस टाइप के एक्टिविटी करानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेखीय व्यंजक के योग में वह एक बहुत सामान्य त्रुटि है। एक रेखीय समीकरण होते हैं, व्यंजक होते हैं, उनके योग में एक बहुत सामान्य त्रुटि है। क्या त्रुटि है? 5y + 3 = 8y, ऐसा कुछ लिखा है। 5y + 3 = 8y, ये रेखीय समीकरण है। इसमें एक सामान्य त्रुटि हो सकती है या है। इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहा जाता है? तो इसमें इस प्रकार की त्रुटि है, उसको क्या बोला जाएगा? तुच्छ त्रुटि, संकल्पनात्मक त्रुटि, प्रक्रमण त्रुटि, या फिर लापरवाह त्रुटि। इसको क्या बोलेंगे? मैं इसका इंग्लिश में बता देता हूँ। तुच्छ त्रुटि को क्या बोलेगा? क्लरिकल, ठीक है, या फिर कॉन्सेप्चुअल इसको बोलते हैं। और ये प्रक्रमण परक यानी प्रोसीड्यूरल, या फिर लापरवाह त्रुटि को क्या बोल देंगे? केयरलेस। इसमें ऐसा कौन सा त्रुटि दिखाई दे रहा है इस प्रकार के समीकरण में? 5y + 3 = 8y, इस प्रकार के समीकरण में कौन सी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है? इस तरह की त्रुटि को वैचारिक त्रुटि बोला जाता है, ठीक है, यानी बी नंबर, कॉन्सेप्चुअल त्रुटि, ठीक है, बी नंबर 10 का बी नंबर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। गणित अध्ययन के शिक्षण का प्रारंभिक चरण कौन सा है? तो जब आप लोग मैथमेटिकल टीचिंग करते हैं तो शिक्षण का प्रारंभिक चरण कौन सा होता है? संलग्न होता है, अन्वेषण करना होता है, समझाना होता है, या फिर विस्तृत होता है? तो गणित का प्रारंभिक चरण कौन सा होगा? ठीक है, इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पे देखना चाहते हो और टेलीग्राम में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, जो कि जिससे आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब न करो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में उसके आंसर को डिस्कस करें।